हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में, जहां पे हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था कि किस तरह से फेंग हुआ का मुकाबला डोंग फेंग के साथ हो रहा होता है। डोंग फेंग ने फेंग हाओ को ये चैलेंज दिया होता है कि अगर वो इस मेंशन के 3 लेवल के स्टेजेस को मात्र 3 दिनों में पार कर लेता है तो वो उसके साथ फाइट करने के चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा, और अगर 3 दिनों के बाद भी वो इस मेंशन से बाहर नहीं निकल पाया, फेंग हाओ उसके साथ लड़ने के काबिल ही नहीं है। मेंशन के अंदर जाते ही फेंग हाओ को बहुत से एडवेंचर्स का सामना करना पड़ता है और इसी दौरान 3 दिन का समय भी बीत जाता है। फेंग को लगता है कि फेंग हाओ इस मेंशन से कभी बाहर ही नहीं निकल पाएगा। ये सोचते ही जैसे ही डोंग फेंग वहाँ से जाने लगता है, फेंग हाओ अचानक से उसके सामने नजर आता है और हम देखते क्या है कि फेंग हाओ ने जिस बड़ी साहस के साथ उस मेंशन के अंदर के हर एक एडवेंचर को पार किया था, के कारण उसने अब एक नए लेवल पे ही ब्रेक थ्रू कर लिया था और अब वो पूरी तरह से उस डोंग फेंग का सामना करने के लिए तैयार होता है। ये दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और यही से ही एपिसोड की शुरुआत होती है। आगे तैयार हो जाइए इनके बीच एक घमासान फाइटिंग सीन्स को देखने के लिए। ये दोनों ही अपनी पावर्स को जनरेट करते हैं और एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। फेंग हाओ ने अभी अभी उस मेंशन के अंदर ब्रेक थ्रू किया था, इसके कारण उसे एयर एट्रीब्यूट्स की ताकत मिली है और वो भी इसका यूज करके अब हवा में उड़ सकता था। आगे यहाँ पे डोंग फेंग उससे कहता है कि तुम मुझे जो हराने का सपना देख रहे हो तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक सपना ही रहेगा, जिसमें फेंग हाओ उससे कहता है कि इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। तुमने जो सोचा था कि तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, ये तुम्हारी गलतफहमी आज मैं दूर कर दूंगा, और अभी तो ये बैटल की सिर्फ शुरुआत है। देखो मैं इसका अंत कैसे करता हूँ। अब आगे इन दोनों की फायर एंड आइस की ताकत टकराती है एक दूसरे से। अब वो डोंग फेंग हाओ की इस फायर एट्रीब्यूट की ताकत को आसानी से अपने आइस एट्रीब्यूट की पावर से डॉज कर लेता है। यहाँ पे इन दोनों के बीच अब एक घमासान फाइटिंग शुरू हो जाती है। एक दूसरे को इस तरह से अटैक कर रहे होते हैं कि आसमान में वहाँ पे तेज आतिशबाजी होने लगती है। काफी देर तक ये दोनों इसी तरह से एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। दोनों ही लड़ते लड़ते उस मेंशन के टॉप फ्लोर के ऊपर पहुंच जाते हैं। काफी देर तक इनकी एक दूसरे से इसी तरह की फाइट कंटिन्यू रहती है। अचानक से वो जो डोंग फेंग होता है यहाँ पे हाओ के ध्यान भटने का इंतजार कर रहा था। उसने अचानक से उस पे पीछे से हमला किया होता है। फेंग हाओ इसके अटैक को डॉज नहीं कर पाता और सीधा उस मेंशन के अंदर गिरता है। यहाँ पे डोंग फेंग ने इतनी भयानक तरीके से फेंग हाओ पे अटैक किया होता है कि वो उस मेंशन की छतों को चीरता हुआ नीचे के फ्लोर पर आ पहुंचता है और फिर उस डोंग फेंग ने फेंग हाओ पे एक ऐसा अंतिम अटैक किया होता है जिसमें उसने अपने आइस एट्रीब्यूट का यूज किया था, जिसके कारण यहाँ फेंग हाओ की पूरी बॉडी जो होती है वो जमना शुरू हो जाती है। डोंग फेंग उससे कहता है कि 1 साल के अंदर तुमने भले ही अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर लिया हो, लेकिन तू अभी भी इस लेवल पे नहीं पहुंचा है कि मेरा मुकाबला कर पाए। आगे उस डोंग फेंग को लग रहा होता है कि उसने ये फाइट जीत ली है और फेंग हाओ को हरा दिया है, इसलिए वो इतराते हुए वहां से चल पड़ता है कि फेंग हाओ की इस आइस के अंदर तो मौत पक्की है। लेकिन यहाँ मेन लीड मर जाए, वो भी विलन को खत्म किए बगैर, तो ये सीरीज का भला कैसा अंत हुआ। अचानक से उस आइस की दीवार जो होती है वो चटकना शुरू हो जाती है। देखते ही देखते वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसके अंदर से फेंग हाओ बाहर निकलता है, जिसने अपने सबसे पावरफुल मूव अपने थंडर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया होता है। इस अटैक के बारे में अब तक उस डोंग फेंग को नहीं पता था कि यहाँ पे जो फेंग हाओ है के पास थंडर एट्रीब्यूट्स की भी पावर है। वो बस यही सोचने लगता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि इस जैसे नालायक के पास थंडर एट्रीब्यूट्स की पावर है। यहाँ फेंग हाओ उसे जवाब देता है कि उसने अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा खतरों का सामना किया है कि हर पर उसे लगता था कि मौत उसके पीछे पड़ी है। तो उसने यहाँ डोंग फेंग को हराने के लिए इससे भी कड़ी आइस एट्रीब्यूट्स का सामना किया है उस वैली में। इतने कम लेवल का ये आइस एट्रीब्यूट वाला अटैक मेरा क्या ही बिगाड़ पाएगा, और ऐसा हो ही नहीं सकता, और मैं इसे मान ही नहीं सकता कि मैं तुम्हारे से वो भी इस तरह से हार जाऊं, क्योंकि मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी डेस्टिनी यानी किस्मत को खुद मैं ही कंट्रोल करूंगा। अब आगे यहाँ फेंग हाओ ने एक भारी भरकम डायलॉग के साथ अपने पूरी पावर को जनरेट करते हुए एक जगह इकट्ठा किया होता है और अपने थंडर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए उसने एक थंडर स्लैश से उस डोंग फेंग पे ऐसा अटैक किया कि उस अटैक के बाद उस डोंग फेंग का क्या हुआ ये तो हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन ये अटैक इतनी ज्यादा भयंकर होती है उस मेंशन का पूरा जो ग्राउंड फ्लोर होता है वो कट जाता है, जिसके कारण वो पूरी मेंशन की बिल्डिंग जो होती है वो धीरे धीरे से ढहना शुरू हो जाती है। लेकिन इस भयानक अटैक से उस डोंग फेंग पे बस थोड़ा सा ही असर पड़ता है।
बहुत ही ताकतवर होता है, इसलिए उसने अपने आप को संभाल लिया होता है। थोड़ा बहुत वो इंजर्ड होता है, लेकिन इस गुस्से के साथ वो वापस से फेंग हाओ के सामने खड़ा हो जाता है कि मैं तुमसे तो कभी नहीं हारूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं यहाँ पे हार जाऊं। उसने अपनी आइस एट्रीब्यूट के स्पिरिट को यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया होता है, जो कि एक आइस फीनिक्स बर्ड होती है। इस अटैक का सामना करने के लिए यहाँ फेंग हाओ ने भी अपने फायर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए अपने फायर ड्रैगन को समन कर लिया। दोनों अलग अलग एट्रीब्यूट्स की ये जो दो स्पिरिट्स होती हैं, जिनमें एक की ताकत आइस की होती है तो दूसरी की ताकत फायर की होती है। इन दोनों की ही स्पिरिट्स एक दूसरे से टकराती है और एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे निकलते हुए शोले उस पूरी मैंशन तो क्या वहाँ के आसपास के पूरे इलाके को ही ढह देते हैं। फिर अचानक से वहाँ पे सब कुछ ब्लैक आउट हो जाता है और कौन जीता कौन हारा यहाँ पे हमें कुछ सही नहीं बताया जाता। अचानक से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें डोंगफेंग को दिखाया जाता है। सिनार से यहाँ पे अलविदा कहने के लिए आया था। सिनार से कहता है कि मुझे सी ऑफ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। जिस पे सिनार उसे काफी दुखी मन से पूछती है कि क्या तुम सही में यहाँ पे कुछ और दिनों के लिए नहीं रुकना चाहते। जिस पे यहाँ फेंग हाओ उसे जवाब देता है कि मैं नहीं रुक सकता, क्योंकि जिस तरह से मैंने तुम्हारे साथ एक प्रॉमिस किया था और उस प्रॉमिस को निभाया है, मुझे अपनी एक और जिम्मेदारी पूरी करनी है। वो जिम्मेदारी अपने फादर को क्योर करना है। एक हीलर होने के नाते मैंने अपने फादर की इंजरीज को लगभग ठीक कर लिया है और अब मैं उन्हें कुछ ऐसा देने जा रहा हूँ जिसके कारण वो पूरी तरह से ही रिकवर कर लेंगे। इसीलिए मुझे अपने पेरेंट्स के पास वापस जाना ही होगा। और उसके इस नई जर्नी पे जाने के लिए उसे मना नहीं करती। उसके सफर के लिए खुद अपने हाथों से डेजर्ट तैयार किया था कि वो फेंग हाओ को सौंप देती है कि इसे मैंने तुम्हारे लिए बड़े ही प्यार से बनाया है, जिसे तुम रास्ते में खा लेना। आगे फेंग हाओ उसे ये कहते हुए अलविदा लेता है कि तुम अपना ख्याल रखना, एक न एक दिन मैं तुम्हें यहाँ से वापस ले जाने जरूर आऊंगा। अब आगे सिनार उसे रोकना तो चाहती थी, इसीलिए वो उसके पीछे चलने लगती है, लेकिन जब यहाँ पे फेंग हाओ उसे पीछे मुड़ करके देखता है तो सिनार की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उसे वहीं पे रोक ले। आगे फेंग हाओ उसकी फीलिंग्स को समझता था, लेकिन उसकी भी जिम्मेदारी आड़े आ जाती है। वो सिनार को फाइनली यहाँ बाय कहता है और अपनी अगली जर्नी के लिए निकल पड़ता है। पीछे से बस बेचारी सिनार उसे यूं ही ताकती रह जाती है। अगले सीन में हम उसके पेरेंट्स के मेंशन को देखते हैं, जहाँ पे जैसे ही फेंग हाओ पहुँचता है, जो फादर होते हैं उनकी इंजरीज अब काफी अच्छी तरीके से रिकवर हो चुकी थी। हाओ उन्हें अपने सामने हेल्दी देख करके काफी खुश होता है और उन्हें झट से गले लगा लेता है। इसी बहुत ही अच्छी सी एंडिंग के साथ हमें इस सीरीज के हर एक कैरेक्टर को कि वो क्या कर रहे हैं या करने वाले हैं, इसके सीन को बारी बारी से दिखाया जाता है। सबसे पहले यहाँ हमें फेंग हाओ की फ्रेंड उस जियाना को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी ट्रेजर्स के पीछे पड़ी हुई थी और उसके जिंदगी का मकसद ही यही है कि वो अलग अलग तरह के रेयर किस्म के एक्लिजर्स बनाने वाले ट्रेजर्स को ढूंढे। एक रेयर काइंड ऑफ एलिक्सर मिल भी गया होता है और वो यही सोच रही होती है कि पता नहीं वो इडियट अभी इस वक्त क्या कर रहा होगा। जो यहाँ पे जियाना होती है वो फेंग हाओ के बारे में ही सोच रही थी और ये उम्मीद कर रही होती है कि एक न एक दिन वो टाइम जरूर आएगा जब वो उससे दोबारा मिलेगी। इस सीन में हमें उस कायर डोंगफेंग को भी दिखाया जाता है, जिसकी इस हालत को देख करके हम गेस कर सकते हैं फेंग हाओ के साथ हुए फाइट में इसने मुंह की खाई है। अपनी हार को वो स्वीकार नहीं कर सका, इसीलिए उस मैंशन से वो दुम दबा करके भाग लेता है। कायरो की तरह भागने के कारण वो अपनी ही नजरों में गिर चुका था, इसलिए अपनी फैमिली के एल्डर से वो माफी मांग रहा होता है। ये खबर अब चारों तरफ फैल चुकी थी कि फेंग हाओ ने यहाँ डोंगफेंग को बुरी तरीके से हराया है। तो उनकी फैमिली की काफी ज्यादा बेइज्जती होती है और इसी बेइज्जती के लिए यहाँ डोंगफेंग अपने आप को कसूरवार समझता है और अपने ग्रैंडफादर से झुक करके माफी मांग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें फेंग हाओ की जो बॉडी बिल्डर कजन होती है अर्लीना को भी दिखाया जाता है। लड़की कम और बॉडी बिल्डर ज्यादा होती है, उसे हमें कसरत करते हुए दिखाया जाता है। और अगले सीन में हम फेंग हाओ का बहुत ही प्यारा भरा एंडिंग सीन देखते हैं, जहाँ पे फाइनली उसका वो जो सपना था जो कि अपने पेरेंट्स के साथ रहना है, वो अब रियल वर्ल्ड में पूरा हो चुका था। अब उसने उस टेस्ट में इसी चीज के बारे में देखा था जो कि एक इल्यूजन था। ये सोच लिया था कि वो इस भ्रम की दुनिया में नहीं जिएगा, कि अपने इस सपने को पूरा करके रहेगा और आज उसका ये सपना पूरा हो चुका है। फैमिली के साथ है और क्वालिटी टाइम को एंजॉय कर रहा है। और इधर दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी जो लिटिल फेरी होती है, इसका भी सपना पूरा कर दिया होता है फेंग हाओ ने। बस 20 नहीं बल्कि टोकरा भर के लॉलीपॉप्स दे दिए जाते हैं, जिसे वो आराम से छत पे बैठ के एंजॉय कर रही होती है।
हैप्पी एंडिंग को देख करके लगता है कि ये सीरीज खत्म हो चुकी है, लेकिन एक मिनट रुकिए, अभी कहानी बाकी है। सीरीज का सेकंड सीजन जरूर आएगा क्योंकि मेन विलन का खात्मा होना तो अभी बाकी है। यही हमें लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि हम उस विच को देखते हैं जिसका नाम वर्जीनिया है, जो कि फेंग हॉ के पीछे हाथ धो करके पड़ी है। यहाँ पे उसने अपने एक बंदे को भेजा था ताकि वो फेंग हॉ के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करके लाए, क्योंकि शैडो डेमन कल्ट वाले एक ऐसे हीलर को ढूंढ रहे हैं जो कि एक ऐसे बंदे को ट्रीट कर सके जिसके उन्हें सख्त जरूरत है। उसी की ही मदद से वो इस पूरी दुनिया पे कब्जा करेंगे। वर्जीनिया के चमचे ने यहाँ फेंग हॉ के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा नहीं की थी, कारण वो उसकी क्लास ले रही होती है। वो चमचा यहाँ वर्जीनिया को बताता है कि उस लड़के ने उनका सारा प्लान खराब कर दिया है। इस प्लान के पूरी तरह से उजाड़ने के कारण हम जल्द ही किसी को भेजने वाले हैं ताकि उस लड़के को खत्म कर दिया जाए। जिस पे वर्जीनिया उसे कहती है कि क्या मैंने तुम्हें ऐसा कोई ऑर्डर दिया कि तुम उस लड़के को मार डालो। ये बात सुनते ही वो जो बंदा होता है थर थर कांपने लगता है, जिसके बाद वर्जीनिया उसके सामने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए आती है और वो बंदा जो कि पहले से उसके सामने झुक करके बैठा था, उसकी तो हालत खराब हो रही थी कि पता नहीं उसके साथ आज क्या होने वाला है। जैसे ही वो अपना सर उठा करके वर्जीनिया की तरफ देखने की हिम्मत करता है, यहाँ वर्जीनिया के हमें हाथों को दिखाया जाता है जो सिर्फ उस बंदे के फोरहेड को टच करते हैं। इतनी ज्यादा जहरीली और खतरनाक होती है कि उस वर्जीनिया के टच करते ही उस पूरे बंदे के शरीर में जहर फैल जाता है और किसी एसिड अटैक की तरह उसकी पूरी खाल वहीं पे ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। आगे वर्जीनिया को हम कहता सुनते हैं कि फेंग हॉ ही वो लड़का है जिसकी काबिलियत के बारे में मैंने इतना कुछ सुन रखा है, अब तो उसे खुद जा करके पर्सनली मिलना होगा। आगे इस वर्जीनिया के क्या ही प्लान्स हैं और वो फेंग हॉ को क्यों इतनी डेस्परेटली ढूंढ रही है, और आखिरकार उस शैडो डेमन कल्ट का मकसद पूरा हो पाएगा कि नहीं, या फेंग हॉ उन्हें अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देगा, ये सब कुछ जानेंगे हम इसके नेक्स्ट सीजन में। अगर आप लोगों को इसके नेक्स्ट सीजन जल्दी चाहिए तो आप लोगों ने बस एक ही काम करना है कि इसके लिए ढेर सारा कमेंट करना है। जितनी ज्यादा हमारी इस वीडियो पे लाइक्स आएंगी आपको इसका नेक्स्ट सीजन उतनी ही जल्दी देखने को मिलेगा। गाइस जाते हुए बस इतना थोड़ा सा रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि आप लोगों को ये जो सीरीज है वो जरा भी पसंद आई हो ना तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दें, कि अगर आप लाइक नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता चलता कि आप लोगों को किस तरह की सीरीज देखना पसंद है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग सीरीज को चूज करूंगी आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। गाइस बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट सीजन पे, अगर आप लोगों की मर्जी हुई तो। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।